हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू RS ओनली। और एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं जो वैसे तो कई दिनों से न्यूज़ में है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि एक दो दिन में पार्लियामेंट में ये बात फाइनली की जाएगी। FCRA बिल। FCRA बिल क्या है, क्यों इसके ऊपर इतनी न्यूज़ बनी हुई है? एग्ज़ाम में फॉरेन रिलेशंस, इंटरनेशनल टॉपिक्स आपके आते हैं, रेलिवेंट है, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि FCRA किस टाइप का बिल है, वो कैसे पास होता है, वो भी बात करेंगे अपन। कोई कंट्रोवर्शियल टेक नहीं लेंगे, जस्ट डायरेक्ट बात करेंगे कि आखिर ये कहानी चल क्या रही है, अमित शाह क्यों गुस्से में है। ठीक है, चलो इससे पहले कि अपन टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप RS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और 6 दिसंबर का प्री एग्जाम टारगेट कर रहे हो, फॉर्म भरा है, पढ़ रहे हो, तो या तो आपको बुक्स चाहिए, या आपको क्रैश कोर्स चाहिए, या फिर आपको मेंटोरशिप चाहिए। इन तीनों का सोल्यूशन RS ओनली पे अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है वीडियो के, और एक फ़ोन नंबर दिख रहा है, उस पर आपको कॉल करना है, और जो भी आपकी क्वेरी है, डिमांड है, वो सारी की सारी आंसर हो सकती हैं। अगर नहीं, आपको लगता है कि नहीं, आई नीड अ प्रॉपर काउंसलिंग, मुझे टाइम चाहिए, पूरी बात करनी है, तो फिर उसी के साथ में फ़ोन नंबर के साथ में एक काउंसलिंग फॉर्म भी है, गूगल फॉर्म, उसको फिल करके सबमिट कर दो, आपका एब्सोल्युटली फ्री काउंसलिंग सेशन भी बुक हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी FCRA बिल के बारे में ना, क्या चीज़ है और क्यों है न्यूज़ में। FCRA बिल 2026 है क्या चीज़? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। 2010 का जो बिल है, जो डॉक्टर सिंह की सरकार के टाइम आया था, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। मैं भी आगे मैंने लिखा है, मैं बताती हूँ क्या। उसको थोड़ा सा अमेंड करना है, मतलब अमेंड का मतलब होता है कि हम थोड़ा सा ना छोटा मोटा बदलाव करना चाहते हैं, कि जो चल रहा था ठीक है, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा और उसको रिफाइन करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। इन्होंने 25 मार्च को लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन तब पास नहीं हो पाया। अभी अपन दूसरी स्टेज पे हैं, अभी भी ये पेंडिंग है। गवर्नमेंट इसको मॉनसून सेशन में पास करने की बात कर रही है। आज मैं 10 तारीख को इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, 10 अगस्त को। ऐसी न्यूज़ आ रही है, अभी इंडियन एक्सप्रेस का भी मैंने चेक किया था, ऐसी न्यूज़ आ रही है कि भाई 12 अगस्त को इसको टेबल किया जाएगा और फॉर्मली इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, इनका एम क्या है, आखिर FCRA बिल न्यूज़ में इतना है क्यों, ये किस बारे में बात कर रहा है? दे वॉन्ट टू क्रिएट अ लीगल मैकेनिज्म, एक ऐसा लीगल सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें जो भी विदेशों से पैसा भारत में भेजा जाता है, डायरेक्टली NGOs के थ्रू या इनडायरेक्टली लोगों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस, उन फंड्स और एसेट्स को हम रेगुलेट करें, हम देखें कि क्यों आ रहा है, किसको आ रहा है, कितना आ रहा है, और जिस वजह से आ रहा था ना कि भाई ये काम करने के लिए मैं इस प्राणी को पैसा दे रहा हूँ, क्या वो व्यक्ति उस काम को कर भी रहा है या नहीं, या किसी और गलत काम में उस चीज़ को, उस पैसे को यूज़ कर रहा है। ठीक है ना, इसको अगर आप नेशनल सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वैलिड चीज़ है, बिल्कुल वैलिड है। इंडिया बहुत ही एक डेलिकेट पोजीशन पे खड़ा है वर्ल्ड में, जहां हम डेवलप हो भी रहे हैं और हम नहीं भी हो पा रहे हैं। वी आर एट द कस्प ऑफ हिस्ट्री राइट नाउ। तो अगर फॉरेन से कोई पैसा आता है, वो हमारा भला क्यों चाहते हैं? पहले मुझे ये बताओ, कोई भी कमेंट मुझे इस बात का आंसर ज़रूर देना कि कोई अगर फॉरेन से ये कह के पैसा भेज रहा है कि अरे यार ठीक है, वहाँ पर एक स्कूल इस्टेब्लिश करना और बच्चों को वहाँ पर फ्रेंच वगैरह सिखाएंगे, जर्मन, स्पेनिश वगैरह सिखाएंगे, बच्चों को ग्रूमिंग सिखाएंगे, उसके लिए हम पैसा भेज रहे हैं, क्यों? तुम्हें क्या मतलब? भाई राइट टू एजुकेशन चल रहा है, सरकार फ्री शिक्षा प्रोवाइड करती है, मिड डे मील प्रोवाइड करती है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, सब कुछ हम दे रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब? तो ये जो क्वेश्चन है नेशनल सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड है, लेकिन अगर अपन इसको इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, जो हमारे फ्रीडम राइट्स हैं उनके थ्रू अगर अपन देखते हैं, तो हम सरकार को मुड़ के ये बोल सकते हैं, यार कोई मेरे को किसी काम के लिए पैसा भेज रहा है, तुम्हें क्या मतलब? ठीक है, तो हम दोनों पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे, समझेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है। अब जो बिल है 2026 का FCRA बिल जो है, उसमें एक्चुअली चेंजेस क्या बताए गए हैं। सबसे पहले डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एसेट आएगा या फिर एसेट क्रिएट करवाया जाएगा, उसके ऊपर एक गवर्नमेंट नोटिफाइड अथॉरिटी को हम बिठाएंगे, जो कि ये चेक करेगा कि सब सही है या नहीं। ठीक है, इतना आप भी समझदार हो। नेक्स्ट, प्रोविजनल वेस्टिंग। प्रोविजनल वेस्टिंग का मतलब होता है कि ये परमानेंट हो जाएगा, यानी कि आपका जो NGO है, जो भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है आपका, उसका हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे एंड योर NGO विल स्टैंड टू सीज, यानी कि अब वो बंद हो गया, दुकान बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने जो रजिस्ट्रेशन का हम रिन्यूअल का टाइम पीरियड दे रहे हैं, उसको आपने प्रिस्क्राइब्ड टाइम में रिन्यू नहीं कराया। रजिस्ट्रेशन का एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होता है कि भाई 10 साल के लिए है। जैसे ही 10 साल पूरे होते हैं, आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, जो भी है, कि अब आप वापस से इसको री रजिस्टर कर दो। अगर आपने इस स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में ये काम नहीं किया है, तो फिर आपका NGO बंद हो सकता है। नेक्स्ट,
ये तब अप्लाई होगा जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, आपने सरेंडर कर दिया, या फिर आपके रजिस्ट्रेशन को सरकार ने कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आपके ऊपर लग सकता है, या फिर आप पीस एंड क्वाइट को डिस्टर्ब करने के लिए कर रहे थे, जो भी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद में आएगा, सरकार जो भी डिसाइड करती है उसके ऊपर है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मीडिया में कहीं बात नहीं हो रही है इस बात को लेके, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाहर से पैसा आता है, कहीं मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा या फिर सिनेगॉग, चर्च या फायर वर्शिप प्लेस, ये सब बनाने के लिए, जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनके लिए पैसा अगर आता है तो उसके ऊपर ये FCRA एक्ट नहीं, बिल नहीं लगेगा, ठीक है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोटेक्ट किए गए हैं, ओके। नेक्स्ट, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, अगर आप वायलेट करते हैं FCRA बिल के कंडीशंस को, तो वायलेशन में अब आपका इम्प्रिजनमेंट जो है वो 1 ईयर है। पहले 5 साल था। मनमोहन सिंह जी की सरकार ज़्यादा सख्त थी, उन्होंने 5 साल की सज़ा बोली थी कि भाई जो भी इरेगुलरिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं 5 साल की जेल कर दो, लेकिन मोदी सरकार बोल रही है कि भाई 5 साल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं, 1 साल में भी अक्कल आ जाएगी, ठीक है। चलो टॉपिक देखते हैं आगे। स्टेट पुलिस और एजेंसीज जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल पहले लेंगी और FCRA इन्वेस्टिगेशन करने से पहले। मान लेते हैं कि आपके आसपास कहीं कोई NGO है जिसके ऊपर आपको शक है कि वो गलत एक्टिविटीज़ में लिप्त है, अगर आप उनकी शिकायत करते हो पुलिस स्टेशन जाके, तो उस NGO के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए भारत सरकार या फिर भारत सरकार से आप पुलिस को परमिशन लेनी पड़ेगी कि ये देखो NGO के बारे में हमारे पास में खबर आई है, शिकायत आई है, हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। तो सिर्फ या तो भारत सरकार बोलेगी कि करो या फिर बोलेगी नहीं करो। करो तो फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी, नहीं करनी है तो फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं होगी, फिर चाहे आप कितनी भी ज़्यादा शिकायत कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, रूल्स ऑलरेडी नोटिफाई किए जा चुके हैं, रूल्स आपके सामने हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है वो पर्पस स्पेसिफिक होना चाहिए, ज्योग्राफी स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर कोई NGO एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा है, जैसे मैं एक NGO में सर्व करती हूँ, जो पाकिस्तान से भागे हुए हिंदू माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो आ जाते हैं, बॉर्डर से भाग के आते हैं अपनी जान बचा के, अपना सब कुछ बचा के, और उनका रख रखाव, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके लिए डोनेशंस वगैरह जो होते हैं, कपड़ा, खाना, बिजली वगैरह जो भी है, वो सारा का सारा एक NGO देख रहा है। ऐसे तो बहुत सारे NGOs हैं पर जिनसे मैं एसोसिएटेड हूँ उनकी बात कर रही हूँ, तो वो एक NGO देख रहा है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के कुछ एरियाज़ में ही है और वो डेजिग्नेटेड एरियाज़ हैं, उनसे बाहर वो NGO काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो या तो NGO पर्पस स्पेसिफिक होगा या फिर ज्योग्राफी स्पेसिफिक होगा, या फिर दोनों रीजंस हो सकते हैं। पर्पस भी स्पेसिफिक करोगे और किस जगह पर उस पर्पस को आपको एक्ट करना है वो भी स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम यूटिलाइजेशन आपको 10 लाख रुपए फॉरेन कंट्रीब्यूशन में पिछले 2 साल के दिखाने पड़ेंगे। अगर आप अपना NGO रिन्यू कराना चाहते हो, रजिस्टर कराना चाहते हो वापस से फ्रेश, तो क्या होगा, वो ये पूछेंगे, सरकार ये पूछेगी कि पहले भी तो NGO था आपका, बोले हाँ सर था, तो पहले जो पैसा आया हुआ था ना, हमें 2 साल तक लगातार 10 लाख रुपए पर्पस और ज्योग्राफी स्पेसिफिक जो खर्चा है वो दिखा दो, चाहे हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का आया हो, 10 लाख रुपए इस पर्पस और इस ज्योग्राफी में एक्चुअल खर्च दिखा दो और इम्प्रूवमेंट दिखा दो और हम आपको रजिस्टर वापस से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है की फंक्शनरी वाली जो एक चीज़ है कि भाई कौन एक्चुअली NGO को चलाएगा, उसकी डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपैंड किया है। नेक्स्ट, जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो की फंक्शनरीज नहीं बन सकते, जो PIO कार्ड होल्डर्स हैं या फिर जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं वो फंक्शनरीज नहीं बन सकते। वो सर्व कर सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन की फंक्शनरीज के ग्रुप में उनको नहीं डाला जाएगा। नेक्स्ट, इनकी स्ट्रॉन्गर रिपोर्टिंग एक्टिविटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो हैं, यानी कि इनके ऊपर एक तरह से ना नज़र रखी जाएगी, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मुंबई पढ़ती थी तब की बात है, नहीं मैं जॉब करती थी तब की बात है, एनीवे, तो उस वक्त मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और वो फेमसली, उनका एक फेमस डायलॉग है कि हम कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं इस देश में, और ये फॉरेन फंडेड NGO जो हैं कहीं पे भी प्रोटेस्ट करते हैं और उस काम को बंद करवा देते हैं। उनकी दिली तमन्ना थी कि जो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो चले, उससे न्यूक्लियर बिजली बने और लोगों को बिजली मिल पाए सस्ती, लेकिन वो कोशिश करते रह गए, लेकिन कलपक्कम में इतने सारे एजिटेशंस और प्रोटेस्ट हुए कि उसको रोकना पड़ा, ठीक है। ये चीज़ आपको मोदी सरकार में भी मिल जाएगी। ऐसा ये NGO जो फॉरेन फंडेड नेशनल सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन में जो आते हैं जनरली, जो बहुत पॉपुलर है इस काम को लेके, वो किसी के नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई राइट विंग सरकार के खिलाफ ज़्यादा एक्शंस होते हैं, तो वो सेंटर लेफ्ट रह गए थे कांग्रेस वाले बेचारे, उनको भी नहीं करने दिया कलपक्कम में काम, राइट, समझ में आ रहा है। तो इनका ये पर्पज़ है कि हम नज़र रखेंगे, अगर फॉरेन से आपके पास में पैसा आ रहा है किसी भी कारण से, तो हम देखेंगे कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट,
फॉरेन फंडिंग रेगुलेशंस की हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले देश में मैडम इंदिरा गांधी जी लेकर आई थी कि बाहर से अगर पैसा आ रहा है तो मुझे बताओ क्यों आ रहा है और उसका क्या काम में लोगे तुम। ये इंदिरा गांधी जी का सवाल था। सबसे पहले 1976 में ये काम हुआ था। ओरिजिनल FCRA इमरजेंसी के दौरान इनेक्ट किया गया था, जिसमें जनरली पॉलिटिकल पार्टीज और जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया था। लाजमी सी बात है, कांग्रेस इसमें टारगेट नहीं हुई थी, लेकिन हमें एक फाउंडेशन मिल गया, एक शुरुआत मिल गई, चिंगारी हो गई थी। यानी कि लोगों में, स्पेशली इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, ये बात ओपनली डिस्कस होने लग गई थी कि बाहर से पैसा आ रहा है डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया? 84-85 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है और राजीव गांधी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो राजीव गांधी ने मैंडेटरी कर दिया था इनका रजिस्ट्रेशन की जो भी NGO फॉरेन फंडिंग उठा रहा है उनको हम रजिस्टर करेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के हर गली के कोने पे कोई NGO काम नहीं करेगा। ये राजीव गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट 2010 मनमोहन सिंह जी की सरकार, जो मैं आपको एपिसोड बता रही थी, इन्होंने बोला कि भाई जो पुराने FCRA चले आ रहे हैं ना, उनमें दम नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, हम पूरे के पूरे न्यू FCRA लेकर आएंगे। पुराने एक्ट को हमने रिप्लेस कर दिया। इन्होंने बोला था कि 5 साल का रिन्यूअल टाइम पीरियड चाहिए, कोई अगर धांधली करता पकड़ा गया, डिस्टर्बेंस करता पकड़ा गया तो 5 साल की जेल होनी चाहिए। ये इन्होंने स्टार्ट किया था। और स्ट्रिक्टर कंप्लायंस, जो भी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही आप रजिस्टर कर सकते हो, एक्ट कर सकते हो, उनके अकॉर्डिंग ही आपको पेमेंट वगैरह का सिस्टम चलेगा। और अगर कहीं पर दिक्कत हुई तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की पावर भी भारत सरकार में थी। ये मनमोहन सिंह जी लेकर आए। 2020 में ये अमित शाह जी लेकर आए थे मोदी सरकार के टाइम। इन्होंने ये बोला कि जो भी आपके ऑफिस बेयरर्स हैं उनको एक आधार कार्ड देना पड़ेगा। और आधार, आपको पता है कि अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो सरकार आपको जानती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक सिंगल दिल्ली की SBI ब्रांच में ही पैसा आ सकता है, वहीं से ही जा सकता है आप तक। देश भर में किसी भी बैंक, किसी भी छोटे मोटे जो आपके बैंक्स होते हैं उनसे पैसा ले आओगे, हम नहीं मानेंगे। हम उसको मनी लॉन्ड्रिंग और 2 नंबर का पैसा मानेंगे, हवाला मानेंगे, स्कैंडल हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, आप जेल चले जाओगे। तो वो हरकतें मत करो। नेक्स्ट, सब ग्रांटिंग और इनके ऊपर बैन लगा दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्सपेंस है उसको कैप कर दिया गया बाय 20%। फॉर एग्जाम्पल, बाहर से अगर 100 करोड़ रुपया आया है किसी भी NGO के पास, तो भारत सरकार ने ये बोला 2020 में कि रखो तुम 100 करोड़, अच्छी बात है, बहुत पैसा मिल रहा है तुम्हें, बहुत बढ़िया। इस 100 करोड़ से जो 20 करोड़ रुपए होंगे ना, उससे 1 रुपया भी तुम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं करोगे। यानी कि 20% पैसा ही ऐसा होगा जो आप सैलरीज में, रेंट में, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, ट्रैवलिंग में, अलाउंसेस में, खाने पीने में, इनमें कर सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको अपने पर्पज स्पेसिफिक काम में ही स्पेंड करना है। ये अमित शाह जी ने बोल दिया। अब 2026 में पूरा का पूरा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वो है। इसमें एक पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा चुभ रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कैथोलिक चर्च वगैरह के जो बिशप्स वगैरह हैं इंडिया में, वो सारे के सारे अमित शाह जी से मीटिंग करने भी गए थे अभी कुछ टाइम पहले, रीअश्योरेंस भी लिया। और अमेरिका का एक रिपब्लिकन सेनेटर है, वो बोल रहा है कि क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक है। खैर, जिसका प्रेसिडेंट ही ट्रंप हो, वो देश कुछ भी बोल सकता है। बट इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि FCRA की ज़रूरत थी। यानी कि फॉरेन से जो पैसा आ रहा था वो अनरेगुलेटेड था, अनचेक्ड था, और 100% उसका कहीं ना कहीं गड़बड़ इस्तेमाल ज़रूर हो रहा था। अमेरिका कभी किसी का भला नहीं सोचता है। ठीक है, तो अगर उनको चिंता है तो इसका मतलब कुछ तो झोल है भैया। ठीक है, तो फिर इन्होंने बोला है कि ये चीज़ भी हम करेंगे। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो FCRA 26 में है वो ये है कि अगर आप झोल करते पकड़े गए, आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होगा, आप जेल भी जाओगे, आप ब्लैकलिस्ट भी हो जाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके NGO ने एज अ प्राइवेट फर्म ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, जहाँ पर कहीं ज़मीन खरीद ली, कहीं पे कोई बिल्डिंग है आपकी है, या कहीं पर आपने कोई काम किया था वहाँ पर आपने ओनरशिप ली है, पार्टनरशिप करी है, ये सारी की सारी सरकार जब्त कर लेगी। यहाँ पंगा हो गया थोड़ा सा, है ना। इसीलिए वो कैथोलिक चर्च के जो लीडर्स हैं वो सब मिलने गए थे पैनिक करने में। आई थिंक ऐसा कहा भी जाता है कि, आई थिंक मैंने किसी न्यूज़पेपर में तो कभी तो पढ़ा था, आज से 10-15 साल पुरानी बात है, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन जैसे डिफेंस रेलवेज़ की है ना, उसके बाद में दूसरे तीसरे नंबर पे एक तो चर्च की ज़मीन आती है और तीसरे नंबर पे आती है वक्फ। विच वॉज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि रिलीजियस बॉडीज़, रिलीजियस रेगुलेशन बॉडीज़ जो हैं उनके पास में इतना लैंड एसेट है, राइट। तो वहाँ दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। लास्टली, ऑपोजिशन इसको क्यों अपोज कर रहा है? भाई ऑपोजिशन का काम है अपोज करना, ठीक है। नहीं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आपको यही लगेगा, अगर आपको पसंद है तो आपको इनकी बात में लॉजिक भी नज़र आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि आपका इंटेंट हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन इस बिल को लाने का आपका पर्पज़ ये हमें नज़र आ रहा है कि देश में जितने भी NPO NGO काम कर रहे हैं, किसी ना किसी की भलाई के लिए लगे हुए हैं,
आप उनके ऊपर अननेसेसरीली टाइटनिंग कर रहे हो, नज़र रख रहे हो और कंट्रोल करना चाहते हो, डिक्टेटरशिप हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि आप आसानी से इस तरह से कंट्रोल अगर लोगे एनजीओज का या उनके एसेट्स का, ट्रस्ट का, चर्चेस का या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का, तो ये गलत तरीका है, ऐसा आप नहीं कर सकते। वी आर अ फ्री कंट्री, वी आर फ्री टू डू व्हाटएवर वी वांट, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये जो सेसेशन वाला क्लॉज है ये हमें नहीं पसंद आ रहा है, आपने एग्जीक्यूटिव को एक्सट्रीम पावर दे दी। सेसेशन वाला क्लॉज कौन सा, कि अगर आपको जो रजिस्ट्रेशन दोबारा रिन्यू करने का जो हम टाइम पीरियड देख रहे थे 6 महीने 1 साल, उससे अगर आप एक्सटेंड कर जाते हो तो आपका लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल हो जाएगा। हमें ये चीज़ नहीं पसंद आई। लोग किसी भी कारण से डीले कर सकते हैं, अवेलेबल नहीं है, तबीयत खराब है, टाइम नहीं मिला सरकार से, ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में एब्सोल्यूट पावर सेसेशन वाली नहीं होनी चाहिए। तीसरी, इन्होंने बोला है कि सिविल सोसाइटी को और क्रिश्चियन सिस्टम्स को जो आप है उनको अननेसेसरली टारगेट कर रहे हो। अब एक भारतीय जनता पार्टी के साथ में ये प्रॉब्लम है कि इनको थोड़ा सा ना बोलना नहीं आता मीडिया में। अगर आप इस बिल को ठीक से पढ़ोगे ना वर्ड बाय वर्ड, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, इनका इंटेंट नज़र आ रहा है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन ये है कि ये तो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हैं, ठीक है, ये तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हैं। उस पब्लिक परसेप्शन को यूज़ करके ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर फालतू की आप नकेल कसने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। और जो भी सिविल सोसाइटी है, एनजीओज वगैरह हैं, उनके ऊपर आप टाइट कर रहे हो अपना कंट्रोल, ये भी अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट, इन्होंने ये डिमांड किया है ऑपोजिशन ने कि आप या तो इस बिल को विड्रॉ करो या फिर जेपीसी में भेजो और उसके अंदर चेंजेस लेकर आओ। और कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, ये सारे के सारे हैं जो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है कि भैया हमें नहीं पसंद आ रहा आपका ये FCRA बिल, इसको चेंज करो, अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है। इसमें बस मैंने इतना ही आगे लिखा है कि भाई गवर्नमेंट इसको क्यों लाना चाहती, यस, इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती, आई एम सॉरी। इस बिल को पास करने के लिए वोट कितने चाहिए सरकार को? FCRA एक कॉमन ऑर्डिनरी बिल है। ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए आपको एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। लोकसभा में एनडीए की मेजॉरिटी है, वो पास कर सकते हैं। राज्यसभा में एनडीए के पास में नियर मेजॉरिटी है, तो थोड़ा सा हमेशा इधर उधर फ़ोन करेंगे, थोड़ी बात करेंगे, तो आई थिंक हो जाएगा पास। बट एक बिल को पास करने के लिए सिर्फ आइज़ और नोज़ की ही ज़रूरत नहीं होती है। एक बिल को पास करने के लिए बेसिक डिस्कशन की भी ज़रूरत होती है। कंपलसरी नहीं है, अगर ऑपोजिशन वॉकआउट कर जाता है तो पीछे से बिल पास हो जाएगा। इट्स नॉट इलीगल, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट बैड। द ओनली थिंग इज, पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप डिस्कस करो, बातचीत करो और फिर एक कंक्लूजन पे आओ। और वो डिस्कशन और बातचीत होता नहीं है, कंक्लूजन पे आप आ जाते हो तो सोचने में, दिखने में अच्छा नहीं लगता। इतना ही है, ठीक है। मेजॉरिटी सरकार की यही पावर होती है और ये कंप्लीटली वैलिड पावर है, राइट। नेक्स्ट अपने पास में है कि अगर ये बिल आ जाता है तो क्या चेंज होगा, जो अभी तक अपन ने बात करी आपके सामने है। लीगल प्रोसेस आ जाएगा, गवर्नमेंट अपॉइंटेड अथॉरिटी जो है वो सुपरवाइज करेगी, मैनेज करेगी। क्रिमिनल पनिशमेंट को कम कर दिया गया है, वो भी अच्छी बात है। सेंट्रल कंट्रोल जो है इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो भी 2026 के रूल्स हैं उनको टाइट कर दिया जा रहा है, ज्योग्राफी यूटिलाइजेशन वगैरह जितने भी रीजंस हैं उन सबके बेसिस पे। तो हो सकता है 1-2 दिन में मैं आपको बता दूं कि या तो अमित शाह खुश हैं या फिर नहीं खुश हैं, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। कोई भी क्वेरी होती है, फ़ोन नंबर यूज़ करो, काउंसलिंग फॉर्म भरो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।